मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का मैटिनी शो में। यह है भारत टॉकीज सेगमेंट, जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा की, वहां के कद्दावर सिने स्टार्स की। इसी क्रम में आज एक शानदार कलाकार की जीवनी बांचेंगे। आपके लिए ये कॉपी लिखी है हमारे साथी यमन ने। साल 2009, वेन्यू हैदराबाद का इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। एक पैनल डिस्कशन चल रहा है। समाज के अलग अलग तबकों और पेशों के एक्सपर्ट्स इस डिस्कशन का हिस्सा हैं। इन्हीं में से एक एक्टर भी है। उसे स्टेज पर बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए। अपनी स्पीच की शुरुआत किसी फॉर्मल हाय हेलो से नहीं करता, बल्कि तंज से करता है। अपने एक्टिंग के पेशे पर कसे तंज से उस धारणा की बात करता है जिसके तहत एक्टर्स को इतना समझदार नहीं माना जाता कि वो देश और दुनिया के मुद्दों पर अपनी राय रखें। बिना किसी लिखित स्पीच के बोलना शुरू करता है, एक गर्व के साथ। लेकिन ये गर्व अपने प्रिविलेज से जन्मी अज्ञानता की वजह से नहीं है, बल्कि इस बात का गर्व है कि वो कैसे अपने प्रिविलेज को यूज कर वाकई में फर्क ला सकता है। आगे दी 16 मिनट की एक कमाल स्पीच, जिसे लोग आज भी यूट्यूब पर खोज कर देखते हैं, और खोजेंगे भी क्यों नहीं, उस समय से ज़्यादा अब रेलेवेंट महसूस होती है। पूरी स्पीच को यहाँ बता पाना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन उस एक्टर की जागरूकता के पैमाने कहाँ तक फैले हुए हैं, उस बात की एक झलक देने के लिए उसी स्पीच से कुछ खास पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहले उस स्पीच में उस एक्टर ने आपत्ति जताई उस जेनरेशन के अटेंशन स्पैन पर, और जेनरेशन के दायरे में केवल इस उम्र से लेकर उस उम्र तक के लोगों को नहीं रखा, सभी को बराबर दोषी ठहराया। हमारी निपुणता गिनाई कि कैसे हमें सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं किसी भी चीज़ पर से अपना अटेंशन खोने में। थिएटर में फिल्म देख रहे हैं, किसी सीन में अगर 10 सेकंड के लिए भी सन्नाटा हुआ तो बस हो गया निहाल। हम अपना फ़ोन चेक करने लगेंगे, बगल वाली सीट पर बैठे दोस्त से क्रिकेट पर बात करने लगेंगे। लेकिन इस क्षीण होते अटेंशन स्पैन का नुकसान सिर्फ थिएटर्स तक ही सीमित नहीं। एक्टर के मुताबिक लोगों ने ज़रूरत की चीज़ों को भी अपना अटेंशन बख्शना बंद कर दिया है। व्यवस्थाएं बदले, चाहे आसपास की दुनिया बदले, लोगों को ऐसी सभी जरूरी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो गया है। फिर बात की लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, यानी प्रेस की। जरूरत बताई कि जनता को तो मीडिया का कान पकड़कर उससे सवाल करने चाहिए। इस स्पीच से ठीक 1 साल पहले ही मुंबई में दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ था। उस समय हमलों की रिपोर्टिंग पर मीडिया की खूब आलोचना हुई थी। एक्टर ने मीडिया को उनकी असंवेदनशील पत्रकारिता याद दिलाई। खबरें बनाने से बेहतर उन्हें खोजने की नसीहत दी। मीडिया के साथ साथ आम आदमी से भी अपील की कि जागरूक बनो, तभी सशक्त बन पाओगे। समाज से सही सवाल करने वाले, मीडिया को उसकी जिम्मेदारी बताने वाले, अपने इकोसिस्टम के प्रति जागरूकता रख उसे समझने वाले, पॉलिटिक्स को लेकर वोकल रहने वाले, ये एक्टर हैं सिद्धार्थ, यानी रंग दे बसंती के करण सिंघानिया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इनके जैसे कलाकार दुर्लभ ही हैं जो अपनी बात रखने के लिए किसी मौके का इंतजार नहीं करते, अपना नागरिक धर्म बखूबी समझते हैं। तो आज बात करेंगे इन्हीं सिद्धार्थ की, जानेंगे जबान से तमिल और दिल से दिल्ली वाले इस एक्टर की कहानी। साथ ही बात करेंगे उनके करियर की कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ में आगे क्या करना है, इस सवाल को लेकर बचपन से ही सिद्धार्थ का फंडा क्लियर था। एक्टिंग करूंगा या फास्ट बॉलिंग करूंगा। घर वालों को सुनने में अटपटा लगता था, भला एक्टिंग और बॉलिंग का क्या मेल। लेकिन 8-10 साल के सिद्धार्थ ने ठान लिया तो बस ठान लिया। खैर, फास्ट बॉलिंग में तो बात नहीं बनी, लेकिन खुद के एक्टर बनने वाली जिद को जरूर पूरा कर लिया। फिल्मी दुनिया या कहे तो मीडिया से सिद्धार्थ का पहली बार वास्ता पड़ा 9 साल की उम्र में। 80 के दशक में मच्छर भगाने की क्रीम आती थी बैनिश के नाम से। उसके ऐड में उन्हें काम करने का मौका मिला। ऐड में एक बच्चा था जो 8 भाषाओं में एक ही बात पूछता है कि ये क्या है। अब यूट्यूब पर ऐड खोजने मत चले जाइएगा, क्योंकि ऐड में वो क्यूट सा दिखने वाला बच्चा सिद्धार्थ नहीं था, बल्कि उस बच्चे की 8 भाषाओं में सुनाई दी गई आवाज़ सिद्धार्थ की थी। इस डबिंग के लिए सिद्धार्थ को 300 रुपये का मेहनताना मिला था।
अनजाने में ही सही पर इस एड का भी सिद्धार्थ की किस्मत के साथ एक कनेक्शन था। दरअसल इस एड को डायरेक्ट किया था एड फिल्म मेकर जयेंद्र ने, जिन्होंने आगे जाकर और भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एड बनाए। इस एड के करीब 22 साल बाद जयेंद्र ने अपनी पहली फीचर फिल्म बनाने का फैसला लिया। फिल्म थी 2011 में आई 180। लीड रोल में थे सिद्धार्थ। चेन्नई में पैदा हुए सिद्धार्थ का अधिकतम स्कूली सफर दिल्ली में बीता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम किया। कॉलेज के दिनों में अपनी डिबेट सोसाइटी में लगातार एक्टिव रहते थे। इसी के चलते कई डिबेट कंपटीशन में प्राइज भी जीते। ऐसा नहीं था कि इस पॉइंट पर अपने एक्टिंग के पुराने प्यार को वो भुला चुके थे, वो इनके दिमाग के किसी कोने में घूमता रहता था। कॉलेज खत्म हुआ, अब सिद्धार्थ ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने की इच्छा पिता के सामने जाहिर की। हालांकि अब सिद्धार्थ सिर्फ एक्टर ही नहीं बनना चाहते थे, राइटिंग और डायरेक्शन में भी उन्हें रुचि होने लगी थी। पिता मानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ी अस्थिर किस्म की फील्ड है, आज काम है पर कल का क्या पता, इसलिए बेटे को एडवाइस दी कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, ताकि अगर कल को फिल्मों में बात ना भी बनी तो कुछ और काम कर सकोगे। सिद्धार्थ को ये बात ठीक लगी। शुरू से वो पढ़ाई में अच्छे भी रहे हैं, इसलिए आगे पढ़ने में उन्हें कोई हर्ज नहीं हुआ। यही सोचकर अपनी MBA की पढ़ाई करने निकल पड़े। मुंबई के SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA करने के बाद सिद्धार्थ चेन्नई आ गए। सिनेमा में काम करने का सपना अभी भी बरकरार था, लेकिन कैमरे के आगे आकर नहीं, बल्कि उसके पीछे के तिया पांचा को समझना चाहते थे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी पहली सिनेमा जॉब ढूंढी, तमिल डायरेक्टर मणिरत्नम के सेट पर। मणिरत्नम उस समय अपनी 2002 में आने वाली फिल्म कंथिल मुदमितल बना रहे थे। सिद्धार्थ भी उन्हें इस फिल्म पर असिस्ट करने लगे। एक्टिंग से उन्हें इस पॉइंट पर खास मतलब नहीं था, सारा फोकस था बस डायरेक्शन की बारीकियां समझने पर। वो खुद चाहे एक्टिंग से कितना भी परहेज कर रहे हों, लेकिन इसी फिल्म के दौरान उन्हें अपना पहला रोल भी मिला था। दरअसल लार्जर दैन लाइफ सिनेमा बनाने वाले डायरेक्टर S. शंकर उन दिनों एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी बनाना चाहते थे, जिसकी कास्टिंग के लिए नए चेहरे की तलाश थी। कंथिल मुदमितल के राइटर इस बात से वाकिफ थे। उन्होंने शंकर के इस प्रोजेक्ट के बारे में सिद्धार्थ को बताया। सिद्धार्थ ने बात की अपने मेंटोर मणिरत्नम से। मणिरत्नम ने ये नसीहत दी कि कमर्शियल सिनेमा की समझ शंकर से बेहतर किसी और डायरेक्टर को नहीं है, तुम्हें उसके साथ काम करके काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सिद्धार्थ मान गए, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गए। फिल्म थी 2003 में आई बॉयज। सिद्धार्थ की इस डेब्यू फिल्म को एवरेज रिव्यू मिले, लेकिन इसी फिल्म की बदौलत उन्हें करियर की दूसरी फिल्म मिली, और कहना गलत नहीं होगा कि उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म थी मणिरत्नम की आयुधा इड़त्तू। 2004 की ये फिल्म कहानी है 3 नौजवानों की। पहला है माइकल, मद्रास यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर, किसी से नहीं डरता। दूसरा है अर्जुन, लाइफ में जिसका कोई सीरियस गोल नहीं है, बस अमेरिका जाना है। एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन लड़की प्यार कंफर्म नहीं कर रही। तीसरा है ईबा, एक लोकल गुंडा। आगे इन तीनों के रास्ते कैसे टकराते हैं, यही फिल्म की कहानी थी। फिल्म में सिद्धार्थ ने अर्जुन का किरदार निभाया था। रिलीज के वक्त फिल्म अच्छे रिव्यूज के साथ खुली। क्रिटिक्स ने सिद्धार्थ की परफॉर्मेंस की तारीफें की, उन्हें एक खोज बताया। ये वही फिल्म है जो बाद में युवा के नाम से बनी। हिंदी में युवा में सिद्धार्थ वाला रोल विवेक ओबेरॉय ने किया था। फिल्म की कामयाबी के बावजूद सिद्धार्थ ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया, मद्रास में अपने करियर से ब्रेक लेकर आंध्र प्रदेश जाने का। सिद्धार्थ की पहली फिल्म बॉयज ने भी तेलुगु भाषी जनता के बीच खूब हल्ला काटा था। सिद्धार्थ इसे भुनाना भी चाहते थे, साथ ही तेलुगु सिनेमा को एक्सप्लोर भी करना चाहते थे। डांस की दुनिया के दिग्गज प्रभुदेवा भी उस समय डायरेक्शन की दुनिया में अपना लॉन्च प्लान कर रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने तेलुगु सिनेमा के सफर की शुरुआत प्रभुदेवा की फिल्म के साथ की। फिल्म थी 2005 में आई नुवोस्ता नान्ते नेनो दंतन। यहाँ सिद्धार्थ ने एक NRI लड़के का किरदार निभाया। सिद्धार्थ को तेलुगु नहीं आती थी। डबिंग कर मामला रफा दफा करने की बजाय उन्होंने तेलुगु सीखने का फैसला किया, भाषा सीखी और अपने डायलॉग खुद ही डब किए। फिल्म जनवरी में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सिद्धार्थ की चांदी कर गई। सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, क्रिटिक्स ने भी सिद्धार्थ की तारीफ में लंबे चौड़े आर्टिकल्स लिखे। इसी फिल्म के लिए उन्होंने अपने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। फिल्म ने ऐसे दिन दिखाए कि तमिल लड़के सिद्धार्थ ने हैदराबाद को अपना बेस बनाने का फैसला लिया। एक्टिव तौर पर तेलुगु फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। सिद्धार्थ का पूरा फोकस अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर था। पहली वजह तो ये कि तेलुगु इंडस्ट्री की रीच कमाल की थी। दूसरी, सिद्धार्थ को अपनी पसंद की फिल्में करने का मौका मिल रहा था, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा था। जैसे चुक्कलो चंद्रुदु 2006 में आई फिल्म, जिसने सिद्धार्थ को मौका दिया पहली बार राइटिंग कैप पहनने का। फिल्म ने एवरेज बिजनेस किया।
जनता की तरफ से मिला रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही था। सिद्धार्थ अब तेलुगु सिनेमा में कंफर्टेबल होते जा रहे थे। किसी और भाषा की फिल्मों से दूरी बनाना उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन यहाँ भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी दौरान उन्हें ऑफर हुई एक हिंदी फिल्म। बना रहे थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। शुरुआती बातचीत बेनतीजा साबित हुई। बाद में मेहरा ने बाउंड स्क्रिप्ट भिजवाई। सिद्धार्थ ने पढ़ी और झट से हाँ कर दिया। स्क्रिप्ट पढ़ते ही उन्हें एक बात क्लियर हो गई कि ऐसी फिल्म उनके करियर में शायद दोबारा नहीं आने वाली, इसलिए इसे मना करना घाटे का सौदा साबित होगा। फिल्म थी रंग दे बसंती। कहानी थी कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की जिन्हें पॉलिटिक्स वगैरह फजूल की चीजें लगती हैं, लेकिन एक घटना के बाद उनका नजरिया बदलता है और ये खुद बदलाव लाने के लिए खड़े होते हैं। फिल्म में सिद्धार्थ ने करण सिंघानिया का किरदार निभाया था। फिल्म और उनके किरदार का जनता पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि हिंदी हार्टलैंड में उन्हें आज भी रंग दे बसंती वाले हीरो के तौर पर पहचाना जाता है। हमने भी शुरू में इनका यही इंट्रो दिया था। रंग दे बसंती को धमाकेदार रिव्यूज मिले। बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा बिजनेस उसने किया। यहाँ तक कि फैंस ने इसे बॉलीवुड की मॉडर्न क्लासिक तक का दर्जा दे डाला। फिल्म की एक लेगेसी बन चुकी थी और सिद्धार्थ उसे खराब नहीं करना चाहते थे। फैसला किया कि कोई भी एरी गैरी हिंदी फिल्म साइन नहीं करेंगे। स्क्रिप्ट का पानी जांच कर ही उसे हरी झंडी दिखाएंगे। फिर से हैदराबाद लौट आए, तेलुगु फिल्मों पर ध्यान देने लगे। हालांकि हिंदी सिनेमा से इंतजार था तो बस एक अच्छी स्क्रिप्ट के आने का। 4 साल लगे उन्हें अपना इंतजार खत्म करने में, जब 2010 में रिलीज हुई उनकी दूसरी हिंदी फिल्म स्ट्राइकर एक आर्थिक तौर पर कमजोर लड़की की कहानी थी जिसका सिक्का कैरम में गजब चलता है। वो इसी को यूज कर अपने दिन बदलना चाहता है। सिद्धार्थ को फिल्म की कहानी पर भरोसा था, इतना कि अपने रोल की तैयारी के लिए मुंबई के मालवणी में शिफ्ट हो गए। 2 महीने कैरम सीखा। सिद्धार्थ को उम्मीद थी कि फिल्म उनका बड़ा कमबैक बनकर निकलेगी। सोचा था कि फिल्म अगर चलेगी तो बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी वजह से बांद्रा में घर ढूंढना भी शुरू कर दिया था। 5 फरवरी 2010 की तारीख स्ट्राइकर रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ऑडियंस को तरस गई। हालांकि क्रिटिक्स ने सिद्धार्थ की परफॉर्मेंस की तारीफें की, लेकिन सिर्फ तारीफों से थिएटर भरते तो क्या ही बात थी। फिल्म की निराशाजनक परफॉर्मेंस देखकर सिद्धार्थ फिर से साउथ लौट गए। हिंदी सिनेमा से दूरी बना ली, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसके बाद उन्होंने कोई और हिंदी फिल्म नहीं की। 2013 में आई डेविड धवन डायरेक्टोरियल चश्मे बद्दूर उनकी अगली हिंदी फिल्म बनी। 1981 में इसी नाम से बनी कल्ट कॉमेडी के इस रीमेक को ठंडा रिस्पॉन्स मिला। 2003 से शुरू हुए अपने फिल्मी करियर में सिद्धार्थ ने अब तक करीब 35 फिल्में की हैं। जितनी फिल्में सिद्धार्थ ने साइन की उससे कई गुना ज्यादा उन्हें ऑफर की जा चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर फिल्मों को मना कर दिया। वजह था सिर्फ चुनिंदा फिल्में करना, ऐसी फिल्में जिनकी कहानी में वो खुद के अलावा किसी और को इमेजिन न कर पाए। सिद्धार्थ ने अपने एक इंटरव्यू में इस पर कहा था, मैं 20 बुरी फिल्मों से बेहतर 10 अच्छी फिल्में करना पसंद करूंगा। फिल्मोग्राफी में भले ही कम फिल्में हो, लेकिन सब अपने पसंद का काम। उनकी इसी फिल्मोग्राफी में से हमने उनकी कुछ बेस्ट फिल्में चुनी हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। कहानी खुलती है एक रियलिटी शो से, जहां कार्तिक नाम के एक असिस्टेंट डायरेक्टर की शॉर्ट फिल्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि शो के एक जज को कार्तिक का काम पसंद आता है, वो उसे सपोर्ट करने का वादा करता है, लेकिन कार्तिक के सामने एक शर्त रखता है कि उसे एक रियल लाइफ गैंगस्टर पर फिल्म बनानी होगी। एंट्री होती है सेतु की, मदुराई का गैंगस्टर जो कार्तिक की इस फिल्म का लीड किरदार होने वाला है। सेतु खतरनाक किस्म का आदमी है, कोई उसके बारे में लिख तक दे ये भी उसे बर्दाश्त नहीं, और यहाँ तो पूरी फिल्म बनने जा रही है उस पर। पता लगने के बाद क्या करता है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म में कार्तिक का किरदार सिद्धार्थ ने निभाया। बताया जाता है कि फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज ने लीड किरदार खुद पर आधारित किया था। रिलीज के बाद फिल्म को बम्पर रिस्पॉन्स मिला। 2 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी हिट साबित हुई। एक पिता और बेटे की कहानी। बेटे का कोई भी फैसला उसका अपना नहीं, सारे फैसले पिता लेते हैं, जो एक पॉइंट के बाद उसे खटकने लगता है। पिता अपनी मर्जी से ही बेटे का रिश्ता कर देता है। उधर बेटे को एक दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है। पूरी लाइफ वो अपने हक के लिए अपने पिता के सामने खड़ा नहीं हो पाया, अपनी मर्जी नहीं मनवा पाया। क्या अब खड़ा हो पाएगा, हालात बदल पाएगा, यही उस फिल्म की कहानी है। फिल्म में बेटे का किरदार निभाया था सिद्धार्थ ने, वहीं पिता के रोल में नजर आए थे प्रकाश राज। इस तेलुगु फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा पीटा, इतना कि उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। आगे जाकर फिल्म के बंगाली, तमिल और हिंदी भाषा में रीमेक भी बने। हिंदी में इसके रीमेक का नाम था स्माइल लाइफ, जिसमें सिद्धार्थ वाला रोल हरमन बावेजा ने किया था।
2013 में कन्नड़ फिल्म आई थी, नाम था लूसिया। कन्नड़ सिनेमा की पहली क्राउड फंडेड फिल्म। कहानी थी थिएटर में काम करने वाले एक अशर की। इंसोम्निया से परेशान था, चाहकर भी रात को नींद नहीं आती थी। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, जब उसे एक ड्रग मिलता है। अपने इंसोम्निया से निजात पाने के लिए वो ये ड्रग लेता है और किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है, सपनों की दुनिया में। ऐसी दुनिया जहां उसका हर सपना हकीकत की शक्ल ले चुका है। मजा आने लगता है, ड्रग लेने के मौके तलाशने लगता है। सपनों की दुनिया उसे अपनी ही हकीकत से कितना दूर ले जाती है, यही उस फिल्म की कहानी थी। इसी का 2015 में तमिल रीमेक बना था, नाम था एनाकुल ओरुवन। रीमेक में अशर का रोल सिद्धार्थ ने निभाया था। ओरिजिनल की तुलना में कहानी में ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया। बावजूद इसके फिल्म की तारीफ हुई, सिद्धार्थ की परफॉर्मेंस की भी तारीफ हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए इस एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे साथी यमन ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो, जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।